कॉमरेड नूर ज़हीर से गुजारिश करूँगा कि अपनी किताब के हवाले से कुछ बात करें या कुछ अगर आप हमें सुनाना चाहें तो प्लीज़ कम टू स्टेज। दोस्तों, बचपन से ये सिखाया गया कि जो मकसद में और कॉज में शामिल हो साथ में, वही तुम लोगों का ख़ानदान है। तो अज़ीज़ों, बहुत शुक्रिया आज तशरीफ़ लाने का, इस जलसे में शामिल होने का। मैं कहानियाँ लिखती हूँ सिर्फ़ अदब की खिदमत करने के लिए नहीं। मेरे लिए कहानियाँ लिखना जो है वो एक तरह का एक्टिविज़म है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ तक हो सके उनका ताल्लुक़ सच्चाई से रहे, ताकि सच की, इंसाफ की, बराबरी की लड़ाई में कुछ हद तक ये कहानियाँ हथियार बन सकें। आजकल जो माहौल ख़ास करके हिंदुस्तान में है वो ये है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बेकार की एक दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग रजीम है जिनकी, उन लोगों ने कुछ हद तक कामयाबी भी पाई है। तो मैंने ये तय किया कोई 4 बरस पहले कि मैं कुछ कहानियाँ ऐसी लिखूँगी जो हिंदुओं के बारे में हो, और ये ख़ास करके तय करूँगी कि उनको सुना हो ऐसे माहौल में, ऐसे महफिल में जहाँ ज़्यादा मुसलमान हो, ताकि हम लोगों को जो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग दो अलग अलग कौमें हैं, एक दूसरे को समझते नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे के करीब नहीं है, उस बात से हम लोग लोहा ले सकें। ये एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी, जिसका उन्वान है अब भी कभी कभार। खत हाथ में था, माँ के हाथ की लिखाई में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और वैसे भी आजकल कौन खत लिखता है, और माँ कभी झूठ नहीं बोलती, इतना तो ऋचा को यकीन था। और झूठ बोलने की जरूरत भी क्या थी, एक पेड़ की ही तो बात थी। कोई सुनेगा तो उसकी बेचैनी पर हंसकर कहेगा, आप अदीब लोग भी ना ऐसी बातों में फंस जाते हैं और सच और तसव्वुर को उलट पुलट देते हैं। कल रात उसने मायन तहजीब पर एक किताब का तर्जुमा पूरा किया था, और इस बात पर अभी तक उसके दिल में गुस्सा था कि वो ये काम न्यूयॉर्क में बैठ करके कर रही है, उन दोनों के पैसे से जिन्होंने पहले तो अमेरिका के कबीलों के तहजीब और रीति रिवाज सब कुछ ख़त्म किया, बल्कि उनको जान से मार डाला, ख़त्म कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। और अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा कुचा मिल जाता है उस पर रिसर्च करवा रहे हैं करोड़ों डॉलर खर्च करके। कल देर रात तक जागकर उसने एक बहुत ही दिलचस्प बाब ख़त्म किया था। मायन आदिवासियों में ये तरीका था कि हर बच्चे की पैदाइश पर 100 पेड़ लगाकर उनकी देखभाल की जाए, जब तक कि बच्चा खुद ऐसा करने के काबिल ना हो जाए। फिर बच्चे का तारुफ उन पेड़ों से करवा कर कुछ दिन बच्चे को वहाँ छोड़ दिया जाए। जब इंसान और पेड़ एक दूसरे को ठीक से जान ले, तब उन 100 में से एक पेड़ बच्चे से बात करता था और उसकी बात सुनता था। दोनों पर एक दूसरे की बात सुनना, समझना और मानना फर्ज हुआ करता था। धीरे धीरे इंसान और पेड़ों में दूरी बढ़ी। पहले मर्दों ने पेड़ों की सलाह माननी छोड़ दी, फिर उनसे बात करने की ज़रूरत को नकार दिया, और सबसे बाद औरतों को अपने से अलग राय रखने पर अपने से दूर कर दिया और पेड़ों से मिलने जुलने पर मनाही लगा दी। कुछ एक औरतें फिर भी चोरी छुपे वन में चली जाती। मर्दों को जब पता चला तो उन्होंने अंधाधुंध पेड़ काटने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि औरतों ने उनसे वादा किया कि अब वो कभी वन में नहीं जाएंगी। धीरे धीरे किस खानदान का कौन सा पेड़ है, ये तारुफ करवाने वाले भी वक्त के साथ मर खप गए और एक नए गिरोह का जन्म हुआ, वो जो इस रिश्ते का मजाक उड़ाता। कुछ वक्त और बीता,
रिश्ते पर हंसी ठिठोली चुटकुले बनकर पेड़ों से बात करने वाले औरतों को पागलपन की शिकार कहा गया और रिश्ते निभाने वाली औरतों को चुड़ैल का नाम दे दिया गया। ऋचा ने भी तो मजाक उड़ाया था अपनी माँ का। जब पिछली बार वो झांसी उनसे मिलने गई थी, 80 साल की कुछ हफ्ते पहले बेवा हुई माँ ने दोनों भाइयों से अलग उससे फरमाइश की थी, ऋचा मुझे आम के पेड़ के तले बिठाएगी? बड़े दिन से वहां बैठी नहीं। चली तो वो खुद भी जाती, लेकिन पेड़ तले बना चबूतरा इतना नीचा था कि ऋचा का सहारा लेने की जरूरत पड़ी और वो हंसते हुए बोली, पहली बार सास ने ऐसे ही सहारा देकर के बिठाया था इस पेड़ के नीचे। तब जेवरों का भार नहीं उठता था, अब अपने जिस्म का भार नहीं उठता। और फिर शुरू हुई उनकी जिंदगी की कहानी, जो टुकड़ों हिस्सों में ऋचा पहले भी सुन चुकी थी। तब 9 मील का मतलब बहुत दूर हुआ करता था, न सड़क न बस। झांसी से यहाँ पहुंचने में बैल गाड़ी से 3 घंटे लग गए थे। शाम हो गई थी। तेरी दादी ने जल्दी जल्दी खाना खिलाया और अपनी चारपाई के पास मेरा बिछौना कर दिया। अच्छी थी मेरी सास, समझ रही थी कि मेरा जिस्म बनारस से झांसी ट्रेन से और उसके आगे बैलगाड़ी में थक करके चूर हो गया है। तो विदाई का रोना पीटना, रातों को जागना, वो तो अलग था ही। वैसे मेरे अंदर तो मेरा जी अकुला रहा था तेरे पिता के पास जाने के लिए। कैसे, कब, क्यों, क्या, सब जानना चाहती थी मैं। लेकिन थकन ज्यादा थी, मैं तो सो गई। सुबह सवेरा भी नहीं हुआ था कि ससुर ने आवाज दी और सास को जगाया, कहा बहू को जरा उठा करके आम के पेड़ के नीचे ले आओ। मैं आई तो मुझे बताने लगे, ये पेड़ मैंने 15 साल पहले लगाया था, जब रामपुर से इस गांव पटवारी होकर के आया था। हर साल इसमें 2-4 गुच्छे बोर तो आते हैं, लेकिन फल नहीं लगता। सास बड़बड़ाई, ये क्या तरीका हुआ? नई बहू को बांझ पेड़ के आसपास घुमा रहे हो, उसके नीचे चलवा रहे हो, अगर कहीं उसकी बुरी नजर बहू पर पड़ गई। नई बहू तो मैं थी ही, मुझे तो वैसे भी सर झुका करके रखना था। चक्कर लगाते हुए पेड़ों की जड़ों में देखा, इतना देख पाई कि पेड़ की जड़ों में दीमक का वास है। राशन का जमाना था, कटोरी भर चीनी पेड़ों की जड़ों में छिड़क दी तो सास ने वो गालियां दी कि पूछो ना। लेकिन 3 दिन के अंदर चींटियों ने पहले चीनी खाई, फिर दीमकों को भी चट कर गई। 2 हफ्ते बाद देखा नई कोपले फूट रही है पेड़ में। तेरे दादाजी को मछली बहुत पसंद थी। हफ्ते में 1-2 दिन खुद खरीद करके लाते, साफ करते और बनाते। मैं सारी हड्डियां कांटे जमा कर लेती और फिर उनको पेड़ की जड़ों में गाड़ देते। पेड़ के घर के लोग पेड़ को घर के दूसरे लोग भी प्यार करते थे। फल न सही, चंबल की तन जलाने वाली धूप से छांव तो देता ही था। एक शाख पर मोटी सी रस्सी का निचले से तख्ते का झूला भी पड़ा था। इस पर छोटी नन्हे झूला करती थी और मैं भी कामकाज से निपटकर जरा हवा खा लेती थी। एक दिन मैंने तेरे बाबूजी से फरमाइश की, झूला उतार कर दूसरी शाख पर जरा बांध दो। क्यों भला, यहाँ ठीक तो है। लो, हम क्या हाथ में बोझ उठाए थक नहीं जाते? हाथ बदलना नहीं पड़ता। वो हंसे तो मेरे ऊपर, लेकिन पेड़ पर चढ़ करके रस्सी खोली और दूसरी पर लंगर फेंकने ही वाले थे कि मेरी नजर पहली वाली शाख पर पड़ी, जो 2 जगह से छिली कटी फटी थी। रुको रुको, मैं अंदर दौड़ी और एक पुराना रुपट्टा ले आई। पहले ये तय करके वहां पर रखो, इसके ऊपर रस्सी डालो, रस्सी की भी उम्र बढ़ेगी और पेड़ भी जख्मी नहीं होगा। उस साल फागुन में बौर से पेड़ लग गया। तब भी किसी ने यकीन नहीं किया बांझ पेड़ फल देगा, लेकिन जब एक तोते का जोड़ा इस पर घोंसला बनाने को आ गया, तब मैं समझ गई फलेगा जरूर, क्योंकि फल खाने वाले पंछी जो आ गए। फल तो बहुत झड़े और नन्ही नन्ही अंबोरियां दिखने लगी, तो सास ने अचार का मसाला तैयार करना शुरू किया। अच्छा ही किया, क्योंकि उसी गर्मियों में तेरे बड़े भैया ने आने का इरादा कर लिया। मैं दोनों तरह से जीत गई।
सास ने देखभाल के ख्याल से झूले पर बैठना बंद कर दिया। तब मैंने फरमाइश की चबूतरा बनवाने की। ससुर तो पेड़ से लगा चारों तरफ से गोल चिकना पक्का चबूतरा बनवाना चाहते थे। मैंने कहा नहीं नहीं, चौकोर पेड़ की जड़ों से थोड़ा सा दूर हटके चबूतरा बनेगा और कच्चा होना चाहिए। 10-15 दिन में एक बार मैं ही घर के बची चिकनी मिट्टी और गोबर से लीप देती। इस चबूतरे और पेड़ की ओट में दूसरी तरफ घर वालों की नजर बचा करके तेरे बाबूजी से मेरी बातें होती। जब चौथा महीना गुजर गया, कया और उल्टियां रुक गई और मैंने आधे से ज्यादा अचार खा डाला, तब मेरा अलग अलग चीजों को खाने के लिए जी मचलाने लगा। शर्म भी आती, हिचकिचाहट भी होती, किससे कहूँ? तो इस पेड़ से ही कह दिया और जी हल्का कर लिया। मुझे क्या पता था ये पेड़ उनसे कह देगा। जरूर कहा ही होगा, तभी तो अगली सुबह इन्होंने मुझसे पूछा, सुन तुझे कौन सी मिठाई पसंद है? बालूशाही। अब ये रोज स्कूल से लौटते हुए 2 बालूशाही ले आते और पेड़ की जड़ों के सहारे पत्ते के दोने में टिका देते। मैं मौका देख करके आंचल में छिपा करके खा लेती। 1 महीने में ऐसा लगने लगा कि किसी ने मेरे सामने बालूशाही का नाम भी लिया ना तो मैं पीट दूंगी उसको। अब कोई बताए, बहुत पसंद भी कोई मिठाई हो, महीने भर वही मिलती रहे तो इंसान की क्या हालत हो। लेकिन लाने वाले को कौन समझाए, वो बुरा भी तो मान सकते हैं। अगली शाम दोने में 2 लड्डू रखे थे। गांव है ये, उस वक्त बस बालूशाही, लड्डू और शाम के वक्त जलेबी। इसी की छांव में झूले पर तेरे दोनों भाइयों को और फिर तुझे डालकर मैं घर का सब काम निपटाती थी। लोग कहते हैं आम का पेड़ 1 साल फलता है, 1 साल सुस्ताता है, लेकिन ये कभी नहीं सुस्ताया। एक बार फलना शुरू हुआ तो बीते सालों की भी कसरत पूरी कर दी। सास ससुर की अर्थी भी इसी के नीचे रखी गई, मैयत भी इसी के नीचे रखी गई और यहीं से उनका आखिरी सफर शुरू हुआ। तेरे भाइयों को तो आगे पढ़ना ही था, यहाँ गांव से में कहाँ टिकते, लेकिन जब तूने भी ग्वालियर जाने की ठानी तो तेरे बाबूजी बहुत चिंतित हुए। एक पूरी रात इस पेड़ तले बैठे सोचते रहे। पेड़ ने न जाने इनको क्या समझाया, क्या सलाह दी। सुबह सुबह उठे और 9 साल पहले तेरे लिए किया हुआ रिश्ता ये कह करके तोड़ आए कि जाते हुए पैरों को बेड़ियां क्यों रोके। बदनामी सहली, गालियां सुनी और तुझे ग्वालियर भेज दिया। वहां से तू दिल्ली चली गई, फिर परदेश। तेरी शादी की चिंता मैंने कितनी बार इस पेड़ से कही। कभी ढारस बंधाता, कभी दिलासा देता। एक दिन बोला, रिचा खुश है, तुम क्यों उसकी खुशी में खुश नहीं हो? क्यों अपनी खुशी उसके ऊपर थोपना चाहती हो? इस साल फागुन में उस पर गौर नहीं आया। हमने सोचा जरा सुस्ता रहा होगा। कुछ महीने पहले तेरे बाबूजी के साथ के मास्टर जी ने आ करके बताया पेड़ मर रहा है। तेरे बाबूजी बीमार चल रहे थे, कमजोर बहुत हो गए थे, फिर भी किसी तरह से उठ करके आंगन में आए। दूर से ही पेड़ को देख करके बोले, हाँ आम का पेड़ ऐसे ही मरता है, नीचे से हरा रहता है, ऊपर से सूखना शुरू होता है। ये देखकर ही जैसे उनके अंदर कुछ टूट गया, बस जीने से जैसे उनका मन ही भर गया। 3 महीने के अंदर ही चल बसे। अब तो ऊपर के आधे से ज्यादा टहनियां सूख गई हैं। इतना कह करके माँ कुछ देर चुप रही, अपनी छड़ी से जमीन पर कुछ लकीरें खींचती रही। फिर अचानक रिचा से कम खुद से ज्यादा बोली, कोशिश तो करनी ही चाहिए। अंत तक, आखिर तक कोशिश करते रहना इंसान का फर्ज है। सुन रिचा, मुझे सहारा देकर के चबूतरे पे खड़ा कर दे। माँ इतनी मुश्किल से तो तुम्हें यहाँ ला करके बिठाया है, उठोगी भी सहारे से, चबूतरे पर क्यों चढ़ोगी, कैसे चढ़ोगी? रिचा ने समझाते हुए पूछा। अरे चढ़ जाऊंगी, तू पास आ जा ना तो तेरा कंधा पकड़ लूंगी। और माँ
तुम 80 पार कर चुकी हो, तो मैं भी 60 छू रही हूँ। अगर डगमगा गई और तुम गिर पड़ी तो अच्छा जा, ये बावर्ची खाने से पटरा ले आ और उस पर एक ईंट रख देते हैं, बस बन गया जीना। तब तो तेरे कंधे पर बोझ नहीं पड़ेगा ना ज्यादा। हाँ, जरूरत क्या है ये सब सर्कस करने की, है? ऋचा की आवाज में डर और गुस्सा दोनों था। अरे मुझे उससे बात करनी है ना। किससे? ऋचा ने पूछा। तू जब से परदेश गई है ना, अपनी बोली में होने वाली बात को कान ही नहीं देती। इतनी देर से किसकी बात कर रही हूं मैं? मुझे आम के पेड़ से बात करनी है। जन्म भर के साथी से इतनी दूर से कैसे बात करूं? जा जा, पटरा ला, मैं ईंट उठा लाती हूँ। जिद करके माँ चबूतरे पर चढ़ी थी और जहाँ से मोटा तना 3 शाखों में बट रहा था, वहाँ बड़े मोहब्बत से प्यार हाथ रख के उसे समझाते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम बुढ़ा गए हो, ये भी जानती हूँ कि तुम अकेले हो गए हो। क्या करूं? बच्चों ने एक एक करके अपनी जिंदगी चुन ली। 2 साल ये इतना बीमार रहे कि इनकी खिदमत में तुमसे मिलने नहीं आ पाई। इनके जाने के बाद आना चाहिए था मुझे, पर सच बताऊं, तुम्हारी छाव में तुम्हें देखकर ही इनकी बहुत याद आती है मुझे, इसीलिए दूर रही। लेकिन ये मेरी भूल थी। तुम्हारा गुस्सा ठीक है, जो चला गया उसके लिए जो है उसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। मैं वादा करती हूँ, मैं रोज आऊंगी तुम्हारे पास, और तुम भी जिस राह पर चल दिए हो उससे पलट आओ ना। मैं भी कितने दिन और हूँ, जब तक हूँ मेरा साथ निभा दो। कोई तो मेरे लिए भी रुक जाए, कोई तो मेरा ख्याल करे। माँ जहाँ तक हाथ पहुँच सकता था तने और शाखों को धीरे धीरे सहला रही थी, और पास खड़ी ऋचा मुंह पर साड़ी का पल्लू रखे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। 3 दिन बाद वो न्यूयॉर्क लौट आई थी, और आज 5 महीने बाद माँ का ये खत आया था। आम के पेड़ पर भरपूर बौर आया है, 2 जोड़ी तोते भी आ गए हैं, और एक कोयल भी आसपास मंडरा रही है। अभी उसका गला सधा नहीं है, आजमाने के लिए बीच बीच में कूकने की कोशिश करती है, तो कूकती कम है, चुपती ज्यादा है। आम जून में पकेंगे। बहुत सारा प्यार, माँ। बहुत